हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया होंगे। प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो पूछ लेना। और टेलीग्राम जो पे क्यूज़ सॉल्व करो यार। तुम लोग बायो के क्यूज़ वगैरह सॉल्व कर नहीं रहे हो, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसमें से 6-7 घंटे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 2-3 घंटे की थ्योरी काफ़ी होती है। क्योंकि जब क्वेश्चन थ्योरी पढ़ के भी क्या ही कर लोगे जब क्वेश्चन पे अप्लाई करना नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, जो बोलना था बोल दिया। बाकी तुम लोग समझदार ही हो, यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो देखने के लिए तो पढ़ ही रहे होंगे। जो पहुँचे हैं और जो नहीं पहुँचे वो नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहाँ तक पहुँच गए थे हम? विद्युत प्रभाव पूरा ख़त्म कर लिए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो कंप्लीट हो गया था। उसी का एक छोटा सा पोर्शन है मैटर वेव्स थ्योरी। मैटर वेव्स थ्योरी है, मैटर वेव थ्योरी है, सिर्फ मैटर वेव थ्योरी। किसने दी थी? तो ये दी थी डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे। अब पहले हमने इस बारे में भी डिस्कस कर लिए थे कि लाइट की ड्यूल नेचर होती है, दोहरी प्रवृत्ति होती है, वो दोगला होता है। दोहरी प्रवृत्ति कौन कौन सी? पार्टिकल फॉर्म भी होता है जो क्वांटम थ्योरी हमने पूरा पढ़ लिए, और एक होता है वेव मोशन, उसका वेव नेचर होता है जो हम किस में पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो मैं फटाफट लाइट के बारे में बताता हूँ। पहले वापस से जो हमने एक बार डिस्कस करे थे, पहले क्या पढ़े थे कि लाइट के दो नेचर होते हैं, है ना। एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करे थे। एक होता है, दूसरा होता है वेव नेचर, कि जो लाइट है वो दो नेचर में होता है। एक लाइट पार्टिकल नेचर में होता है और एक वेव नेचर में होता है। लाइट को अपन ने इसमें पढ़े थे क्वांटम फिजिक्स में, अभी अपन ने पढ़े उसकी थोड़ा बेसिक्स वगैरह में देखे थे कि पार्टिकल में कैसे होता है, बंडल, फोटोन के बंडल में रेडिएशन में होता है। तो अपन इसको किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बता सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट से बता सकते हैं, कॉम्पटन से, या फिर रमन इफेक्ट से। लेकिन ये हमारे सिलेबस में दोनों ज़्यादा है नहीं, हमारे सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। वेव नेचर को हम किससे बता सकते हैं? अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन से। किस किस से? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन से बता सकते हैं, इंटरफेरेंस से बता सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या किससे बता सकते हैं? डिफ्रैक्शन से, विवर्तन से बता सकते हैं। ये अभी हमने पढ़े नहीं है, ये हम पढ़ेंगे किससे? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, वेव में भी पढ़ेंगे, व्यतिकरण वगैरह, है ना। तो ये पढ़ना बाकी है। अब लाइट दो नेचर में होता है। अब लाइट दोनों नेचर तो बताता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों नेचर में होगा नहीं। ये डिपेंड करता है उसके प्रैक्टिकल के ऊपर, प्रायोगिक तथ्यों के ऊपर, प्रैक्टिकल थ्योरी के ऊपर, कि अगर वो किसी सरफेस से, ऐसी सरफेस से जो रिफ्रैक्ट करती है उससे जाके टकरा रहा है तो वो वेव नेचर दर्शाएगा, या फिर कोई बारीक बारीक होल से निकल के जा रहा है तो वो इंटरफेरेंस दर्शाएगा, या फिर वेव मोशन दर्शाएगा, या फिर किसी नुकीली चीज़ से टकरा रहा है जाके तो वो क्या दर्शाएगा? डिफ्रैक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि वो अब किससे जाके टकरा रहा है। कोई ऑब्जॉर्वेंट से जाके टकरा रहा है जो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। मतलब लाइट की दोनों नेचर होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों नेचर का वो प्रदर्शन करता भी नहीं, शो नहीं करता है। एक टाइम पे एक ही नेचर दर्शाता है, और ये डिपेंड करता है कि वो किस से जाके टकरा रहा है, किस सरफेस पे या किस टाइप की वस्तु है, मैटर है, उसके ऊपर टकरा रहा है जाके। उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट का कौन सा नेचर एक्टिव होगा। मतलब रहता दोनों फॉर्म में, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों नेचर वो दर्शा नहीं सकता है। नॉर्मली वो फोटोन के रूप में होता है, टकरा के वापस आ रहा है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। ये हो गया अपना लाइट का ड्यूल नेचर। ठीक है, सेकेंड, ये पूरा नेचर तो अपन ने पढ़ लिया कि डिपेंड करता है प्रायोगिक तथ्यों पे, प्रैक्टिकल फॉर्म जो भी होगा उसका, उस पर डिपेंड करेगा। फिर अब जो डी ब्रोगली आए, उन्होंने क्या बताया? डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे लाइट छोटे छोटे फोटोन के रूप में क्या करता है? मूवमेंट करता है ना, एनर्जी के फॉर्म में। तो वैसे ही जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो भी अगर मूवमेंट करेंगे तो वो पार्टिकल तो हैं, खुद तो कण हैं, लेकिन वो वेव भी तो बना सकते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको ही हम क्या बोलेंगे? मैटर। जो भी मैटर मतलब क्या? द्रव्य हो गया ना हिंदी में। तो कुछ भी ऐसी वस्तु है जो छोटे छोटे पार्टिकल में हो, कण के फॉर्म में पहले से हो, नॉर्मली रखी हुई है तो वो पार्टिकल हो गया, लेकिन जब वो मूवमेंट करे हाई स्पीड में तो वो क्या करने लगेगी? वेव बनाने लगेगी, वेव मोशन बनाने लगेगी। वही थ्योरी इनकी कोई मतलब ऐसे कोई है नहीं, एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठप्पा लगा के कि ये तो है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा जब भी डी ब्रोगली बोला जाता है इसको एक परिकल्पना बोला जाता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। ये लाइट के बारे में था। अब अपन एक पार्टिकल के बारे में देखेंगे। जैसे दो ड्यूल नेचर पार्टिकल का भी होना चाहिए, अगर लाइट का है तो ये इनकी हाइपोथेसिस। तो वो अपन देखते हैं हाइपोथेसिस।
बहुत छोटी सी है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन आते हैं और ये मिला के आते हैं उसका जो अपन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे। क्या बोले थे, यही बोले थे मेटावेव थ्योरी दी थी इन्होंने, तो इसी को अपन बोलते हैं डी ब्रोगली ने दी थी। क्या बोली थी, क्या बोले थे, डी ब्रोगली सर, अपने डी ब्रोगली बोले थे कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है वो दो फॉर्म में होता है, कोई भी मैटर दो फॉर्म में होता है, कोई भी पदार्थ दो रूपों में होता है। वो दो रूप हैं कौन कौन से, जैसे लाइट के दो रूप थे वैसे ही मैटर के भी दो रूप होते हैं। एक होता है पार्टिकल फॉर्म, सेकेंड होता है वेव। इसी को अपन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी बोलते हैं। पदार्थ की द्वैत प्रकृति, जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है वैसे ही डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थों की भी द्वैत प्रकृति होती है। एक पार्टिकल फॉर्म होता है और एक वेव फॉर्म होता है, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। अब नॉर्मली पार्टिकल रखा हुआ है तो वो पार्टिकल मतलब मैटर रखे हुए है ना, पदार्थ जैसे रखा हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है, कोई सा भी है, अगर वो रखा हुआ है तो वो किस फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में, छोटे छोटे व्यवस्थित है बिल्कुल अरेंजमेंट में। लेकिन जब वो पार्टिकल मूवमेंट करने लगेगा वो क्या बन जाएगी, वेव बन जाएगा, वेव मोशन करने लगेगा। तो जब वो वेव मोशन करने लगेगा तो वो क्या उत्सर्जित करेगा, तरंगदैर्घ्य निकालेगा, फ्रीक्वेंसी निकालेगा। लेकिन यहाँ पे जब भी हम पार्टिकल मूवमेंट पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, उसके पास कौन से क्वालिटीज़ होती हैं, दो क्वालिटीज़ होती हैं। एक होती है क्या, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और एक होता है इसके पास मोमेंटम बोले तो mv। जैसे फोटोन के पास भी नेचर था, कौन सा था, एनर्जी थी, मोमेंटम था, इफेक्टिव मास था। पार्टिकल के पास खुद का मास होगा, इफेक्टिव नहीं बोलेंगे उसको, तो वो रेस्ट में भी उतना ही है, जब मूवमेंट कर रहा है तो भी उतना ही है। मूविंग पार्टिकल का मास अलग होता है, इसके बारे में मैं बता दूंगा। हम यहाँ पे पार्टिकल जब मूवमेंट करेगा तो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक कौन सी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब वो मूविंग पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, चार्जेबल, अनचार्ज हो सकता है। मूविंग पार्टिकल नॉर्मली रखा हुआ उसकी बात नहीं करते। मूविंग पार्टिकल के पास दो वेराइटी क्वालिटीज़ होंगी। एक होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। m क्या है उस पार्टिकल का मास, और v क्या है जिस भी वेलोसिटी से वो मूवमेंट कर रहा है। p बराबर संवेग है, मोमेंटम, तो क्या होता है m.v। ये एक वेक्टर राशि और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो नेचर हो गए, एक पार्टिकल और एक वेव। अब जब पार्टिकल नॉर्मल रखा हुआ है तो पार्टिकल है, मैं पहले ही बोल चुका। जब मूवमेंट करने लगेगा तो वो क्या करने लगेगा, वेव मोशन, वेव नेचर दर्शाने लगेगा। तो जब भी वेव नेचर दर्शाएगा तो उसमें क्या निकलेगी, तरंगदैर्घ्य निकलेगी। और तरंगदैर्घ्य किससे रिलेटेड है, संवेग से। हमने पहले ही पढ़े थे फोटोन में, क्या होती है, p/h/λ, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है डी ब्रोगली की। तो अब पार्टिकल तीन टाइप से कैटेगरी में इन्होंने बांट दिए। कैसे हैं वो तीन टाइप के, सबसे पहले टाइप का है हमारे पास मूविंग पार्टिकल। सेकंड है चार्ज पार्टिकल, चार्ज दे दो उसको। थर्ड है अनचार्ज्ड पार्टिकल, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आवेशित नहीं है, अनावेशित। और यहाँ पे है आवेशित। ये है हमारे पास गतिमान पार्टिकल। तो तीन डिफरेंट वैरायटी में बांट के इन्होंने देखा कि पहले उसको मूवमेंट करवाया। मूवमेंट जब करवाया तो उसका चार्ज वगैरह डिनोट नहीं किया कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। नॉर्मली हम देख रहे हैं कोई सा भी पार्टिकल हो उसको मूव कराओ तो उसके पास कितनी क्वालिटी होंगी, मूविंग पार्टिकल के पास एक काइनेटिक एनर्जी तो होगी और एक क्या होगा, मोमेंटम होगा। जब भी वो पार्टिकल मूव करेगा तो संवेग ये वाले से तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करेगा। तो हम यहाँ पे मूविंग पार्टिकल के बारे में ये सारी चीज़ें उठा लेते हैं। तो यहाँ पे लेमडा बराबर हो जाएगा h/p, या फिर p बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 2m मतलब mv लिख सकते हैं। तो h बटे में क्या आ जाएगा, mv। या फिर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो हम पहले ही बना चुके हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, p बराबर 2mk काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं p की जगह पे क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, h बटे में 2mk, ठीक है। ये होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल से वेवलेंथ का जो भी रिलीज होने हैं, वेवलेंथ वो उत्पन्न करेगा, वो कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से निकालना। ये सिर्फ मूविंग पार्टिकल, इसके ऊपर ना चार्ज है ना कोई आवेश, कोई किसी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं अपन।
लेकिन जब हम चार्ज पार्टिकल की बात करें जो क्या करें, मूवमेंट करें, तो चार्ज पार्टिकल की जब अपन बात करेंगे, इसको बता देते हैं, जब चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली रखता है, चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी रखता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, EV नॉट, है ना, इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग पढ़े थे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की जगह में किसी चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा तो यहाँ पे E की जगह क्या आएगा, QE आएगा। मतलब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² वाली नहीं होगी, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, EV होगी। नॉट को हटा देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, EV होगी। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेट करता है ये वोल्टेज, जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। उल्टा है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा वोल्टेज तुम लगाओगे उस चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम P बराबर mv का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे 2mk और k की जगह में qv रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mqv रूट के अंदर। तो इनका यूज़ करना है अपने को कहाँ पे, चार्ज पार्टिकल मूवमेंट वाला जो भी है। तो यहाँ पे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h/p, इसी से निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे अब, P बराबर 2mqv, h बटे में रूट में 2mqv, ये हो गया हमारे पास चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट वाला फॉर्मूला, जिससे वेवलेंथ निकलेगी। कितनी वेवलेंथ निकलेगी तो इस फॉर्मूले से निकालना है। अब अनचार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज, ये अपने पास फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, अब कोई भी अनचार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसकी मूवमेंट करा रहे हैं। अब अनचार्ज पार्टिकल की तुम्हें याद हो तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स होती है एक फिक्स टेम्परेचर पर, और उसका फॉर्मूला क्या है, थर्ड है, इसको यहाँ पे अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, अनचार्ज की काइनेटिक एनर्जी फिक्स होती है एवरेज E बराबर 3/2 kT। अब यहाँ पे K क्या है तो बोल्ट्जमान नियतांक है, और T क्या है, टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है अनचार्ज पार्टिकल की वो एवरेज मानी जाती है, और वो होती है एक पार्टिकल के लिए 3/2 kT। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो लेमडा बराबर क्या लिखेंगे, h/p। अब यहाँ पे ये E है तो इसको फॉर्मूले में ऐड तो करना पड़ेगा, पहले 2mk लिखेंगे, के E है काइनेटिक एनर्जी का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे E की जगह 3/2 रखूँगा तो h बटे में 2m 3/2 kT, 2 से 2 गया, क्या बचेगा 3 kT, तो बराबर क्या हो गया, h बराबर 3 kT। और ये फॉर्मूला एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही पूछा गया है, सीधा पूछा गया है, कोई चेंज नहीं, कि एक मूविंग चार्ज है, उस मतलब मूविंग अनचार्ज पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी तो लेमडा बराबर h बटे 3 kT रूट में, ये डायरेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे k क्या है तो k है हमारे पास क्या, बोल्ट्जमान नियतांक, और k की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 k की वैल्यू, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। ये तो पढ़ा ही होगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी अपन ने देखे थे, स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास 3 वेराइटी ऑफ फॉर्मूले हो गए डी ब्रोगली से रिलेटेड। इन्होंने बोले थे मूविंग चार्ज हो गया, मूविंग पार्टिकल हो गया, बार बार चार्ज क्यों आ रहा है, मूविंग पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया, और अनचार्ज पार्टिकल हो गया। ये वाले सिर्फ मैंने यहाँ पे उनसे रिलेटेड चीज़ें बताई हैं कि उनके पास क्या क्वालिटीज़ होंगी। तो जब मूविंग पार्टिकल होगा काइनेटिक एनर्जी और ये संवेग ये वाला होता है, चार्ज पार्टिकल होगा तो काइनेटिक एनर्जी QV लेते हैं, तो यहाँ पे संवेग जो है मोमेंटम है वो ये लेते हैं। अनचार्ज है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी अनचार्ज पार्टिकल के लिए फिक्स होती है 3/2 kT, एवरेज मानी जाती है। उन्हीं का फॉर्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ पे बना दिए ये फॉर्मूले, ये डी ब्रोगली से रिलेटेड है। अब इन फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अप्लाई करते टाइम कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जब भी मूविंग पार्टिकल बोले, मूविंग पार्टिकल के साथ वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, आवेशित भी नहीं बोल रहा है, अनावेशित भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोला है, तो किसका यूज़ करना है, तो सिर्फ इसका यूज़ करना है। जब उसने चार्ज आवेशित बात कर दी तो ये वाला 2mqv, v क्या है यहाँ पे तो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, उसकी वेवलेंथ उतनी कम वेवलेंथ हो जाएगी। ये जितना ज़्यादा वोल्टेज हुआ उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ फिक्स निकाली जाती है वोल्टेज पे, लेमडा E बराबर 150 रूट में v होता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास m फिक्स होता है, q फिक्स होता है। m होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, q होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, h की वैल्यू भी फिक्स होती है। ये सब गुणा भाग करने के बाद ये इतना निकल के आता है लैम्डा ई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हो किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग। ये 3 टाइप के फॉर्मूले हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड भी। अब कुछ पार्टिकल होते हैं जैसे कि प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम है, और क्या होता है, हीलियम पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं उसको। तो उसके बारे में बात करते हैं कि उनके पास चार्ज द्रव्यमान क्या होता है। एक बार ये फॉर्मूले सारे रिवाइज करते हैं। कितने फॉर्मूले बने थे देखो फटाफट एक बार देखते हैं। डी ब्रोगली के फॉर्मूले, एक बना था मूविंग पार्टिकल के लिए लैम्डा बराबर, सब साथ में लिखते जा रहा हूँ। लैम्डा बराबर होता है क्या, h बाई पी। पी को क्या लिख सकते हैं, h बाय एम वी, या फिर h बाय 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी है, 2m के का लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, 2m के, या फिर जब चार्ज आ जाएगा तो h बटे में 2m क्यू वी, ये लिख सकते हैं। v यहाँ पे क्या है, v है वोल्टेज, ये सब मैं बता चुका हूँ। ये और क्या आ जाए यहाँ पे h बराबर, जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते तुम्हें, अनचार्ज पार्टिकल बोलते तो 3/2 रखना है। शायद मैं वहाँ पे m लिखना भूल गया था, तो करेक्ट उसको कर लेना। कितना निकला था, 3m के टी, ये निकला था रूट के अंदर, शायद मैं m लिखना भूल गया तो m भी आएगा। ये इतने फॉर्मूले यूज में आएंगे किस क्या निकालने के लिए, डी ब्रोगली से रिलेटेड। अब कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स रख के निकाल लेते हैं। वो कितना आता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स आता है कितना, लैम्डा ई डैश ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 150 बटे में रूट में v, और ये जो निकलेगा ये निकलेगा एंगस्ट्रॉम में। अब हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का भाई ड्यूटेरियम, उसके बाद एक होता है अल्फा पार्टिकल। ये 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल। इनके ऊपर आवेश इसके ऊपर होता है Q, इस पे होता है Q। इसको याद रख लेना, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, हीलियम पार्टिकल। तो हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, उसका एटॉमिक मास होता है 4, तो वही होता है ये। तो यहाँ पे 2Q होता है, इसके ऊपर जो आवेश होगा, चार्ज होगा, वो 2Q होगा, Q 2Q। और अगर मास की बात करें अपन तो मास होता है इसका m, इसका होता है 2m, इसका होता है 4m। क्योंकि ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का भाई है, हाइड्रोजन 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम के ऊपर 1 और 2 हो जाता है। तो आवेश तो एक ही होता है, आवेश तो एक होता है, लेकिन उसके ऊपर मास 2m हो जाता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास Q और इसके ऊपर m हो जाता है। ये इतना डिफरेंस है, ये याद रखना है तुम्हें, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ये अनुपात बनाने में काम आएगा। अनुपात कैसे बनाओगे, क्योंकि h जो है ऊपर की चीज़ है, वो तो क्या है, हर जगह फिक्स है। कितना होता है h का मान, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। हमेशा जब भी अनुपात बोले तो रेशो बनाने को आएगा तो वो लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा p, या फिर vm होगा, या फिर रूट में m होगा, या फिर रूट में mq होगा। ज़्यादातर इसके ऊपर आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुपात बनाने को, रेशो बनाने को आते हैं। पहले इसके ऊपर अपन क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं, फिर डेविशन जर्मन का एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, फिर ये अपना छोटा सा वीडियो है खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मतलब कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल के तुम्हें लैम्डा का रेशो बनाना है यदि वोल्टेज क्या है, सेम है। तो अब वोल्टेज की बात कर दिया है। वोल्टेज कौन से फॉर्मूले में आता है, तो एक ही फॉर्मूला है वोल्टेज लैम्डा के साथ, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। कौन सा आता है, लैम्डा बराबर h बटे में 2mqv। अब ये बोला है इसने कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है। तो अनुपात कैसे बनाते हैं, रेशो बनाने के लिए क्या करना है, जो चीज़ सेम होती है उसको हटा देते हैं, बाकी सबको रखते हैं। तो 2 भी क्या है, कांस्टेंट, v कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, h कांस्टेंट हो गया। तो लैम्डा समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/mq, वो भी रूट के अंदर। तो ये अनुपात बनेगा हमारे पास। तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो लैम्डा p रेशो लैम्डा d रेशो लैम्डा अल्फा बराबर, अब तुम्हें याद होना चाहिए किसके ऊपर कितना आवेश और किसका कितना मास है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। प्रोटॉन के ऊपर होता है Q और m ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/mq अनुपात 1/, अब ये ड्यूटेरियम के ऊपर कितना होता है 2m, और Q तो Q ही होता है। फिर रेशियो बनाए तो 1/2m की जगह कितना होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर 4m इंटू में 2q, ठीक है। अब जो चीज़ कॉमन होती है उसको हटा देते हैं। ये mq कॉमन है, mq कॉमन है और mq कॉमन है। ये कितना बन जाएगा 1/1 और रेशो 1/√2 रेशो 1/√8 इतना बनेगा। अब जो भी सबसे बड़ा होता है उसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करोगे √8 का गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा कितना √8 रेशो, यहाँ पे √8 बटे में √2 रेशो √8 बटे √8
रूट 8 से रूट 8 गया, रूट 8 बचेगा तो रूट 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 4 बार कटेगा तो रूट में हो जाएगा 4:1। रूट 8 का बाहर कितना आ जाएगा 2√2 करके देखना, 2√2 और इसका बचेगा 2 और ये बचेगा 1। तो ये बना तुम्हारे पास लेमडा पी रेशो लेमडा डी रेशो लेमडा अल्फा। जैसा भी क्वेश्चन में तुमसे अनुपात पूछे, 2 का पूछे तो 2 का बना लेना, 4 का पूछे 4 का बना लेना, ईजी है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नीट 2013 का है। तो इसमें क्या पूछा है उसने, इसमें उसने अलग अलग वेवलेंथ दे दी है। लेमडा ई बोल दिया है उसने कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है और लेमडा पी एच यहाँ पे फोटोन की वेवलेंथ है। पी लेमडा पी फोटोन की वेवलेंथ है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन बताना है। यदि ई बराबर सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी सेम है, फोटोन की एनर्जी भी सेम है। अब इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल होगा, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो वाला डी ब्रोगली वाला। लेकिन फोटोन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, एनर्जी वाला Sc/λ वाला। तो दोनों के लिए लेमडा के फॉर्मूले हैं हमारे पास। अब फोटोन के लिए क्या है, फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, E बराबर Sc/λp। ये फोटोन की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 12mv²। लेकिन लेमडा के फॉर्म में हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मूविंग पार्टिकल वाला लेमडा बराबर h/√2m k, ये लिखते हैं अपन। के ई लिख दो या के लिख दो, ये दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आएगी, यहाँ पे फोटोन की आएगी। अब करना क्या है तुमको, तो करना कुछ भी नहीं है। ये जो एनर्जी है और ये वाली जो एनर्जी है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम पहले इस एनर्जी का फाइनल आंसर निकालते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2mk इधर रिप्लेस कर दूँ, 2mk बराबर क्या हो जाएगा, h/λe। ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचेगा k। 2m कहाँ जाएगा, नीचे। फाइनल लिख रहा हूँ, h² बटे में क्या हो जाएगा, लेमडा ई का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा 2m। ये वाली जो एनर्जी है और ये वाली जो एनर्जी है, ये दोनों है क्या, सेम। तो सेम रख देते हैं। तो Sc/λp बराबर क्या आ जाएगा, h²/λ ई का स्क्वायर 2m। अब ऑप्शन जब दिए गए थे तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई थी, फाइनल आंसर पूछा गया था। तो फाइनल आंसर ये है कि लेमडा पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, ये दोनों नीचे हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो लेमडा पी समानुपाती हो जाएगा क्या, लेमडा ई का स्क्वायर। ये ऑप्शन चुन लेना, या फिर लेमडा ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा पी और उसके ऊपर आ जाएगा क्या, रूट। ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। तो डायरेक्ट सिर्फ रिलेशन पूछा था नीट 2013, ईजी है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम हाइड्रोजन का तुम्हें क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालना है। तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालने के लिए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अनुपात बनाना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला था हमारे पास, अनचार्ज पार्टिकल वाला। लास्ट वाला फॉर्मूला था जो सिर्फ टेम्परेचर पर बेस्ड होता है, वो होता है क्या, तो वो होता है लेमडा बराबर h/3m/kT। यहाँ पे k कांस्टेंट था, इसके ऊपर रूट था। k क्या था, कांस्टेंट था। ये फॉर्मूला था हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड। m क्या है, पार्टिकल का मास। t क्या है, टेम्परेचर, वो भी निकालना है तुम्हें, केल्विन में लेना है। k क्या है, तो कांस्टेंट है, तो ये हट जाएगा। तो लेमडा डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा mt, और वो भी रूट में। तो अनुपात बना लो। तो इनवर्स अनुपात बनेगा, अगर मैं लेमडा He ले रहा हूँ, बटे में क्या होगा, लेमडा हीलियम। अब ये तो पता ही हो, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा हूँ, तो हाइड्रोजन किस में रहता है, ये तो पता ही होगा कि हाइड्रोजन H2 में रहता है। ये अनुपात बनाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन H2 में रहता है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, द्रव्यमान 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना लेते हैं, 2। मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन 2 लेते हैं, मास ऑफ हीलियम अभी बताया था 4 लेते हैं। 4 ही होता है 4 यूनिट में। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल बनेगा, कैसे बनेगा, बराबर इन्वर्स प्रोपोर्शनल ऊपर आएगा क्या, Mt हीलियम वाला, MHE THE बटे में क्या हो जाएगा, MH2 TH2। दोनों के तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, मास और टेम्परेचर। इसको पहले चेंज करना पड़ेगा केल्विन में, चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 कर लेना, 273 जोड़ के ये हो जाएगा कितना, 400। मैं फटाफट बता रहा हूँ। m कितना होगा, हीलियम का 4, टेम्परेचर है उसका 400, ये होगा कितना 2, इसका टेम्परेचर है 300, ये आएगा रूट में। 2 से 2 गया, 2 0 2 0 2 0 2 0। लेमडा He बटे लेमडा, सॉरी He क्यों लिख रहा हूँ बार बार, हीलियम, और यहाँ पे आएगा हीलियम, यहाँ हाइड्रोजन। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, मतलब रूट में 8/3। इसका 8 का रूट कितना निकल जाता है बाहर, इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8/3, मतलब 2 रूट में रह जाएगा 2/3। ये फाइनल आंसर आएगा। जैसे पूछे वैसे अनुपात में बना देना, इस तरीके से अनुपात में आया था, इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। डेविशन जर्मन का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं।
क्योंकि सॉलिड स्टेट में भी थोड़ा बहुत ही आता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन डेविसन जर्मन। अगला एक्सपेरिमेंट डेविसन जर्मन का है। क्या करे थे इन्होंने, ज़्यादा कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ डेविसन जर्मन कि इसमें एक फॉर्मूला आता है यार, वो थोड़ा सा एक फॉर्मूला इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक दो चैप्टर और हैं जहाँ पे पढ़ा जाता है। एक चैप्टर है जैसे डिफ्रैक्शन वाला, वेव मोशन वाला चैप्टर है, वहाँ पे भी पढ़ा जाता है, और एक सॉलिड स्टेट में भी आता है वो फॉर्मूला, निकल क्रिस्टल वाला। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट देख लो एक बार, जितना याद रहे उतना ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या करे थे इन्होंने, ये पूरा एक्सपेरिमेंट की व्यवस्था दिख रही है, ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दी है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन किया जाता है। पहले इनके पार्ट देख लो, कितने पार्ट थे इनके, 3 पार्ट हैं इसके। एक इलेक्ट्रॉन गन है, निकल क्रिस्टल है, आयोनाइजेशन चेंबर है। आयोनाइजेशन चेंबर में क्या करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं ना, आयोनाइजेशन एनर्जी तो सुना ही होगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन गन है, जिससे क्या करते हैं अपन, इसको हाई वोल्टेज पर एक्सीलरेटेड करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये वोल्टेज है, इससे हाई एक्सीलरेटेड करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं सीधा, कहाँ पर, निकल क्रिस्टल पर। तो एक इसके अंदर क्या होता है, निकल क्रिस्टल भी होता है। जब निकल क्रिस्टल से टकराता है, ये एक पैमाना जिसको अपन पैरामीटर लगा देते हैं, वो कहीं पे भी जाएगा उस पैमाने पर, उससे अपन एंगल डिनोट कर लेंगे कि एंगल पे किस एंगल पे आए। ये पैमाने पे ये एक इलेक्ट्रॉन इंडिकेशन की तरह, इंडिकेटर की तरह कार्य करता है, जिससे अपने को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये पूरा व्यवस्था है। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे ये पूरे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन तुम क्या कर रहे हो, एक्सीलरेट कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी और जो भी एंगल पे तुम उसको छोड़ दे, उनके बीच एक ग्राफ मिलता है वर्सेस फाई। मतलब एक एंगल है निकल क्रिस्टल से, वो अपने पास फाई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन एंगल, विवर्तन कोण। इनके बीच अपने को एक क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। वो ग्राफ कैसे मिलता है, इस तरीके से मिलता है। इधर डिफ्रैक्शन एंगल और इधर इंटेंसिटी है, तो इस तरीके से एक ग्राफ मिलता है। ये हो गया ये ग्राफ। ये मिलता है अपने को 50 डिग्री पर हाईएस्ट, 50 डिग्री एंगल पर ये जो निकली है, ये इंटेंसिटी जो है वो हाईएस्ट निकली है। और यहाँ पे अपन जब एक्सीलरेट करते हैं तो ये लगभग आता है 50 वोल्ट के पास। तो दिख रहा होगा कि 50 वोल्ट से कम पे भी इंटेंसिटी कम है, 50 वोल्ट से ज़्यादा पे भी इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन एंगल बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ाने घटाने पर भी हो रहा है। तो एक इसके लिए अपना फिक्स एंगल हो गया 50 डिग्री और 54 वोल्ट है। 54 वोल्ट के आसपास क्या निकलती है, इसकी इंटेंसिटी फिक्स मिलती है। ऐसा क्यों मिला है अपने को, ये सब करने के बाद एक फॉर्मूला बनाया इन्होंने, और उस फॉर्मूले से देखिए कि इलेक्ट्रॉन की जो लैम्डा वेवलेंथ है वो कितनी आती है। तो वो निकल के आई थी 1.65। बताता हूँ उसके बारे में भी। इस पर और भी ग्राफ बनाए थे, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, कोई काम के नहीं। हमारे काम का एक फॉर्मूला है इसमें जो बना है पूरे डेविसन जर्मन में। तो ये जो पूरा इन्होंने प्रोग्राम करे, एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद इतनी चीज़ पता चली कि 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी हाई होती है इलेक्ट्रॉन की, और जो डिफ्रैक्शन एंगल आता है वो लगभग 50 डिग्री के आसपास आता है। इससे पता चला कि उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकल के आई थी 1.65 एंगस्ट्रॉम, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर ही थी, 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने ये साबित किया था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन भी क्या निकालते हैं, एक वेवलेंथ निकालते हैं, लैम्डा निकालते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जगह पे अपन किसी चार्ज पार्टिकल को ले लेंगे और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में उसको क्या कर देंगे, एक्सीलरेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन गन से, तो वो भी क्या करेगा, वेव छोड़ेगा, लैम्डा वेव छोड़ेगा। तो उससे भी अपने को पता चल जाएगा कि हाँ, इनके अंदर भी क्या होती है, वेव होती है। तो यही है पूरा एक्सपेरिमेंट कि मैटर भी क्या करते हैं, वेव निकालते हैं। इनका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ये पूरा सेटअप है, वही अपन निकल क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं। तो निकल क्रिस्टल जालक, पूरा जाल देखते हैं उसका। तो इस तरीके से निकल क्रिस्टल रखें, ये एक प्लेन बनाते हैं, एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, तीसरा प्लेन है। इसको अपन बोलते हैं प्रकीर्णन डिफ्रैक्शन प्लेन। ये क्या करता है, डिफ्रैक्ट करता है जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। मान लो कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस तरीके से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वापस से डिफ्रैक्ट होकर इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जब आएगा फिर जाएगा, तो एक एंगल बनाएगा उसके बीच, उस एंगल को अपन बोल रहे हैं क्या, डिफ्रैक्शन एंगल। तो यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल, विवर्तन कोण, डिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो विवर्तन अभी अपन ने पढ़े नहीं डिफ्रैक्शन की, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन,
कोटि, विवर्तन कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन। ठीक है, ये सब साइन सिग्नेचर याद रखना है। कैपिटल डी है तो कैपिटल डी है क्या, अब इसमें क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल जमा है, एक प्लेन में जो पार्टिकल एक दूसरे से जितनी दूरी पे जमा है उसी को अपन डिस्टेंस बोल रहे हैं, दो पार्टिकल के बीच डी। और ये निकल के लिए फिक्स होती है, ये होती है 2.14 एंगस्ट्रॉम, ये होती है निकल के लिए फिक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला इधर की कंप्लीट हो गया। इधर अपने पास क्या क्या चीज़ आ रही है, स्मॉल डी आ रहा है, तो स्मॉल डी अभी मैं बता रहा हूँ ये सब क्या है। स्मॉल डी है यहाँ पे, स्मॉल डी दो प्लेन है, तल है अपने पास, उन दोनों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, टू क्रिस्टल प्लेन। सेकेंड हमारे पास थीटा है, तो थीटा यहाँ पे हमने फाई देख लिया, डिफ्रेक्शन एंगल है, ये इसको बोलते हैं प्लेन वाला एंगल, तल वाला एंगल। स्पर्श रेखी है तो प्लेन एंगल ही बोल दो, दिख रहा होगा डायग्राम में कौन सा एंगल है। इसके बाद कौन सी चीज़ आ रही है यहाँ पे, बाकी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे पूरे एक्सपेरिमेंट में हमको दो फॉर्मूले देखने को मिले, एक मिला 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, एक d साइन फाई बराबर n लैम्डा। इससे क्या निकाला जाता है, तो इससे निकाला जाता है इसकी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, किस एंगल पे आ रहा है, कितना टकरा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो डेविसन जर्मन ने इससे निकाला था। डेविसन जर्मन ने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो है फिक्स है 2.14 या 2.15 एंगस्ट्रॉम है, साइन फाई कितना आया है, तो ये याद रखना है तुम्हें कि जो आई है वो मैक्सिमम मिलेगी तुम्हें किस पर, जब फाई बराबर कितना हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और वोल्टेज बराबर हो कितना 54 वोल्ट, इस पे आई मैक्सिमम मिलेगी तुम्हें। तो ये जब वैल्यू इसके अंदर रखोगे, ऑर्डर को तुम एक ले लेना कोटि को, तो यहाँ पे निकलेगा लैम्डा बराबर किसमें, डेविसन जर्मन में। डेविसन जर्मन ने देखा कि लैम्डा बराबर निकला 1.65 एंगस्ट्रॉम, और डी ब्रोगली के कंपैरिजन में अपन देखें तो डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है 1.66, जो कि लगभग बराबर ही। तो उसने साबित कर दिया इस एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन में भी क्या होती है, वेव निकलती है। अब वेव निकलती तो है, लेकिन बोहर आया, बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आसपास गोलाई में ना घूमते हुए वेव मोशन बनाते हुए घूमते हैं। उसको अपन आगे देखते हैं कि वो क्या है। ये फॉर्मूले याद रखना, निकल क्रिस्टल से ये दोनों, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, वेव निकाल सकते हैं। किसकी, किसी भी इलेक्ट्रॉन गन से अपन क्या करें, उसको त्वरित कर दें, उसके अपन क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मेनली ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला गया था और निकल पार्टिकल को रख के। इतना सब समझ में तो आ रहा होगा यार, ना भी आया ना तो इतना जोर मत देना। डेविसन जर्मन प्रोब है ही ऐसा कि कोई इसमें ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है ना कुछ है भी नहीं, बस मैं बताना चाह रहा था कि ये एक एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला है जिसको अपन वापस से डिफ्रेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ें। आगे देखते हैं बोहर का क्वांटीकरण सिद्धांत। बोहर का क्वांटाइजेशन थ्योरी क्या है, देखो बोहर वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसमें क्या पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसके पास क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नेगेटिव कुछ भी नहीं चार्ज होता, प्रोटॉन पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं, सर्कल में, सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वर्ती गति में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अब अपन ने डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिए, ये भी कर लिए, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये करते तो रहते हैं सर्कल में, लेकिन इनसे जो वेव निकलती है, अब मूविंग करने लगा ना, मूवमेंट करने लगा, हम बात कर चुके हैं कि मूवमेंट पार्टिकल चार्ज हो या कुछ भी हो, उससे क्या निकलती रहती है, वेव निकलती रहती है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, ये किसकी तरह मूवमेंट करेगा, नॉर्मली सर्कुलेशन में करेगा, लेकिन इससे जो वेवलेंथ निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी, वेवलेंथ ऐसे निकलेगी ना। तो जब भी ये मूवमेंट करते जाएगा, इससे आसपास इसकी क्या चलती रहेगी, वेवलेंथ। मतलब अगर ये इस तरीके से डायरेक्शन में सेम प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, तो इससे जो वेवलेंथ निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जैसे रस्सी में निकलता है ना, उसी तरीके से ऊपर नीचे। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे बोहर ने बोला था कि बोहर जो होता है 2πr, इसकी जो परिधि होती है वो n इंटू में पूर्ण लैम्डा, वेवलेंथ के क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज मतलब होल नंबर होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। जैसे इसकी ऑर्डर होता है ना, वैसे और अपन बात करते हैं 1 2 3 4, वैसे के एलिमेंट, वैसे के वैसे क्या होती है, इसकी क्लास होती है n, वो उसके क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है, और वो 2πr के बराबर होती है। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला था। अब अपन ने एक चीज़ और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये लैम्डा बराबर क्या होता है, ये हमने पढ़े कि लैम्डा बराबर h/p होता है। ये हमने पढ़े हैं किसमें, डी ब्रोगली में। तो डी ब्रोगली में अगर मैं p बराबर mv रख दूं तो लैम्डा बराबर h/ क्या हो जाएगा, mv। मैं h की लैम्डा की जगह ये पूरा रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2πr बराबर क्या हो जाएगा, n h/में mv।
ये ही तो बोला था किसने, बोहर ने, तो इसी को बोलते हैं बोहर का क्वांटी। तो यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, बोहर्स थ्योरी को सिद्ध कर सकते हैं कि 2πr जो परिधि होती है वो h/mv के क्या होती है, कंप्लीट नंबर का गुणज होती है, इनटू होती है। ये हमारी थ्योरी खत्म हुई किसकी, बोहर थ्योरी। अब इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे नहीं, तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन मिले वो अप्लाई कर देना, और ज़्यादा फोकस तुम्हारा किस पे होना चाहिए, डी ब्रोगली थ्योरी पर होना चाहिए। ये तो बाद में डेविएशन जर्मन और ये बोहर का क्वांटाइजेशन अपन सिद्धांत पढ़े हैं, ये दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। तो याद रखना कि डेविएशन जर्मन ने क्या बताया था कि एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, जिससे, और उसने साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वेव निकालते हैं। और बोहर की क्वांटीकरण सिद्धांत से भी अपन ने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, तो वो आसपास अपने क्या निकालते रहते हैं, वेव निकालते रहते हैं। और वो क्या होता है रिलेशन, वो रिलेशन होता है 2πr बराबर n लैम्डा। n क्या है यहाँ पे, क्लास है 1 2 3 4, जिस तरीके से अपन पढ़ते आए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।